सो हेलो गाइज, आज जो है हम लोग WT का यूनिट 1 करने वाले हैं वन शॉट। और ये वन शॉट जो है जल्दी ख़त्म कर दूंगा और इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं तो ये सब हमें को पता ही होगा। ठीक है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं यूनिट 1 WT का। और मैं कोशिश करूँगा यूनिट 1 2 3 4 5 सब कंप्लीट करा दूँ आप लोगों का। तो जो है पहला हमारा टॉपिक आ गया है हिस्ट्री ऑफ ए वेब। हिस्ट्री ऑफ वेब मतलब होता है कि हमारा इंटरनेट का हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो इसमें जो है पहला वर्ड आपका आता है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वेब पेज पे, और वो वेब पेज जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू दिखाया जाता है। और ये वेब ब्राउज़र मतलब वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट होता है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई जो मैंने पढ़ के आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग भी एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ वेब है, जो बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसका जो स्टार्ट जो है 1980 में किया गया था। कौन किया गया था? सर टिम बर्नर्स ली ने 1980 में इसका जो है इंट्रोड्यूस कराया था। ये 1990 में बर्नर्स ली इंट्रोड्यूस किया। तो इसका टूल जैसे हाइपर टेक्स्ट और HTTP का, ये सब HTML का वेब ब्राउज़र, जैसे कि 1990 में जो है बर्नर्स ली ने जो इंट्रोड्यूस किया था, HTML को किया था, HTTP को किया था, और उसका वेब ब्राउज़र पे ये सब कैसे काम करती है, ये सब चीज़ों को उन्होंने 1990 में इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल और गवर्निंग ऑफ वेब, जैसे कि एक वेब ब्राउज़र है तो उसको कैसे गवर्न करेंगे, क्या प्रोटोकॉल यूज होगा। तो उसके लिए जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए हैं, जैसे कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो FTP यूज करेंगे। हमें इंटरनेट चलाना हो तो HTTP यूज करते हैं। टेलनेट वैसे ही होता है, SMTP। और ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी प्रोटोकॉल्स ध्यान लीजिए। ये प्रोटोकॉल सारे जो है TCP से हमारे ऐड होते हैं। TCP और UDP से ऐड होते हैं। और ये UDP जो है हमारा IP से कनेक्ट होता है। IP मतलब IP एड्रेस से कनेक्ट होता है। जो IP एड्रेस बहुत सारे IP होते हैं, जैसे इंटरनेट होता है, अपारनेट होता है, टोकन होता है। ये सब चीज़ों से क्या होता है हमारा, ये हमारा वो जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कि FTP HTTP ये सब जो चीज़ें हैं प्रोटोकॉल्स हमारी TCP और UDP से ऐड होती हैं। और ये चीज़ TCP और UDP जो है ये किससे ऐड होता है? IP एड्रेस से होता है। और ये IP एड्रेस किसकी चीज़ों से होता है? ईथरनेट से, अपारनेट से या टोकन से, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये इसका क्या गया प्रोटोकॉल गवर्निंग ऑफ द वेब। वेब को गवर्न करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, कैसे चीज़ें किया जाता है, वो चीज़ है। ठीक है, इसका फिगर भी लिखा गया है, इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका नाम है। ठीक है, अब FTP क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP को यूज़ किया जाता है। और HTTP मतलब FTP को यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए, HTTP को यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क एरिया में कुछ भी काम करना हो, जैसे कि आपको कोई वेबसाइट को एक्सेस करना हो, कुछ भी करना हो तो HTTP का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेलनेट क्या होता है? ये जो है हमें कनेक्ट कराता है रिमोटली होस्टिंग यूजिंग सिंपल टर्मिनल कमांड। देखो, हम किसी भी चीज़ को होस्ट कर सकते हैं सिंपल टर्मिनल के कमांड से, कहीं से भी यूज़र को मतलब कनेक्ट कर देता है। ठीक है, रिमोटली कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक, POP3 है एक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, जिसको हम लोग यूज करते हैं लोकल ईमेल क्लाइंट के लिए, रिट्रीव करने के लिए ईमेल फ्रॉम रिमोट। जैसे रिमोटली आप ईमेल वगैरह एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए हम POP3 का यूज करते हैं। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑफ वर्जन 3। ओके, अब SMTP की बात करते हैं। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मेल ट्रांसफ़र के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसके बाद SNMP है, इसको जानते हैं। ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं मैनेज करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हम SNMP को यूज करते हैं। ठीक, अब देखो हम जैसे कि वेब प्रोजेक्ट है हमारा, तो उसको कैसे राइट करेंगे वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम लोग अगर वेबसाइट बनाना हो तो हम कैसे उसको राइट करेंगे। तो पहले तो हमें ट्रेडिशनली कोई सॉफ्टवेयर हमको क्या चाहिए, जैसे कि VS कोड वगैरह इससे हो गया। ठीक, इसके बाद हमको उसमें HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड करना होगा। फिर साथ में हमको ब्राउज़र चाहिए होता है। तो वेब प्रोजेक्ट को लिखने के तरीके क्या हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पहला हमको क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ वेब प्रोजेक्ट आर ड्रामेटिकली शॉर्ट्स। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डेवलप करेंगे शेड्यूल्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? स्कोप चेंज ऑकर इवन एट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। अगर कोई हम देखो क्या हम लोग स्कोप है उसका, ठीक,
क्या स्कोप में उसकी चेंजेस करने की ज़रूरत होगी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आर नॉट क्लाइंट मैनेजर। देखो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हमारा क्लाइंट वाला मैनेजर्स नहीं होने चाहिए, ठीक। इसके बाद न्यू टेक्निक यूज ऑफ्टन विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट। हमें अगर न्यू टेक्निक्स को यूज करना होगा तो बिना किसी टेक्निकल सपोर्ट के हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग मॉडल फॉर वेब प्रोजेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हमें कोई मॉडल जो है प्रोसेस करना हो वेब प्रोजेक्ट में तो उसके लिए कोई भी हमारे टूल्स या टेक्नोलॉजी अभी नहीं बना है, ठीक है। स्टैंडर्ड आउट फॉर वेब प्रोडक्शन डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि स्टैंडर्ड्स वेब प्रोडक्शन के लिए कुछ भी जो स्टैंडर्ड्स है वो हमारा अभी क्या है, नहीं है। जैसे कि अगर हमें वेबसाइट बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले हमको चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में करते होंगे या नोटपैड में करते होंगे। फिर उसमें HTML और CSS का कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। फिर उसको रन करने के लिए हमारे एक ब्राउज़र होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक। ये आप बस हेडिंग याद कर लेंगे ना तो आप खुद से डिफाइन भी इसको कर सकते हैं, कोई इसमें उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लाइंट आर फाइल टू बियर टू वेब डेवलपमेंट होस्ट। मतलब कि अगर वेब एप्लीकेशन बना लिए तो हमें कुछ अच्छा नेटवर्क चाहिए या हमको ऐसा क्लाउड चाहिए जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करवाएं, जहाँ से हम चीज़ों को होस्ट करें। होस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाएँ ताकि उससे दूसरे लोग भी उसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीका है। तो आप लोग भी इंटरनेट से कनेक्ट हुए होंगे, आपको पास वायरलेस डिवाइसेस होती हैं, जैसे वो वाईफाई से होते हैं, मोबाइल से मोबाइल हो जाता है, जैसे कि केबल से हम लोग भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का। हॉटस्पॉट का भी यूज करते हैं, वहीं वायरलेस हो गया। डायल अप, पहले जो है कुछ लिंक फ़ोन नंबर या कोड होता था, उस कोड के थ्रू जो है हम लोग ज्वाइन होते थे, तो वो भी था। ब्रॉडबैंड आप लोग बहुत देखे होंगे, हर जगह आजकल ब्रॉडबैंड ही चल रहा है, तो ब्रॉडबैंड से भी हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद DSL हो गया। DSL मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इससे क्या होता है, जो भी इसमें दो गो वायर होता है कॉपर का, ठीक है। एक टेलीफोन का होता है, एक इंटरनेट के लिए होता है। टेलीफोन और इनका पहले यूज होता था, और इससे ही केबल है। केबल भी हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज़ें हमको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। वैसे ही एक सैटेलाइट है जो भी इलोन मस्क काम कर रहे हैं कि सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा सीधा, आप सिम की ज़रूरत नहीं होगी, मोबाइल में इनबिल्ट सिम आएगा। तो वो भी चीज़ है, और इस पे भी काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विस एंड टूल्स। इंटरनेट सर्विस के लिए क्या है, मतलब क्या उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, और क्या टूल्स है वो जानेंगे। तो देखो इंटरनेट सर्विस जो है हमें अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए ह्यूज आउट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड सॉफ्टवेयर आर ओवर इंटरनेट। देखो इंटरनेट के ऊपर जो है हमको टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट हमें क्या करता है, अलाउ करता है। तो हमें इंटरनेट का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर कुछ भी एक्सेस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब कोई अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है तो आप भी प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पे इंटरनेट का यूज करते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कम्युनिकेशन सर्विस में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस में, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना हो आपको तो आप इंटरनेट यूज करते हैं। वेब सर्विसेज में अगर आपको किसी वेबसाइट को व्यू करना है तो वहाँ पे भी हमको इंटरनेट लगता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वही हो गया, www के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कम्युनिकेशन सर्विस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना हो आपको, टेलनेट करना। टेलनेट मतलब रिमोटली आपको कंप्यूटर से क्या करना हो, अटैच होना हो। मान लीजिए कि आपका एक घर पे कंप्यूटर है, एक ऑफिस में कंप्यूटर है, आप चाह रहे हैं कि ऑफिस का सारा काम घर पे भी कर पाएँ, तो आप जो है उसको टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूज़ ग्रुप ऑफर ए फॉर्म फॉर पीपल टू डिस्कस टॉपिक ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। आप जो है न्यूज़ ग्रुप भी बनाते हैं जिससे कि कॉमन पीपल, इसको ग्रुप कहते हैं। सीधे व्हाट्सएप पे हम लोग कैसे ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग जो है वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए क्या है, इंटरनेट रिले चैट, IRC चैट के थ्रू वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। रियल टाइम में हम लोग जब चैट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में चैट करते हैं रियल टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट, IRC बोलते हैं, ठीक। मेलिंग लिस्ट मतलब मेल करते हैं हम लोग, मेल के थ्रू हम लोग भी कम्युनिकेट करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग,
रियल टाइम में जो है चैट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ पीपुल। जैसे आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप में हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो आपने मैसेज किया तो आप इंडिविजुअल हो गए, लेकिन वो मैसेज जो है ग्रुप्स ऑफ पीपुल के साथ एक मतलब इंस्टेंटली पहुंच रहा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मतलब अगर हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो हम एफटीपी यूज़ करते हैं। आर्काइव करना होगा, अगर आपको पहले से कोई फ़ोल्डर है उसको आर्काइव करके रखना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू से। गोफर क्या होता है, ये जो है गोफर होता है यूज़ करने के लिए, सर्च करने, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए रिमोट साइट। मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं ऑफिस में, कुछ आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना है तो आप यहीं से डॉक्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमको गोफर को यूज़ करना पड़ता है। अब वेब सर्विसेज में क्या होता है, वेब सर्विसेज हमको अलाउ करता है एक्सचेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द वेब। देखो एप्लीकेशन और वेब से एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमको वेब सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो हम कहाँ शेयर करें। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कहाँ आता है, एकेटीवी के डेटाबेस से हमारे वेब सर्विसेज पे आता है, मतलब वेब पेजेस पे दिखाई देता है, तो वो हो गया वेब सर्विसेज। अब हमें इंट्रोड्यूसिंग टू क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कुछ नहीं होता है। द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग रिक्वेस्ट resource and the server provide those resources. A server may say multiple clients at the same time and while a client is connected to volume type। कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि या तो एक इंसान या मल्टीपल इंसान किसी रिसोर्स के लिए जो है वो एक साथ किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो सर्वर से जो है वो रिक्वेस्ट को उस रिक्वेस्ट के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन सर्वर से लाके फिर उसको दिखाया जा रहा है। तो या तो एक यूज़र के द्वारा किया जा रहा है या ये मल्टीपल यूज़र के द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, वो इंटरनेट के थ्रू अपना रिक्वेस्ट करते हैं, वो सर्वर में जाता है और वहाँ से सर्च करके लाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो मल्टीपल लोग एक साथ ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, लिखा होगा वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 3 एकेटीयू, तो क्या किए मल्टीपल क्लाइंट्स का ये रिक्वेस्ट लेके वो सर्वर में गया, सबको ये इनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वीडियो दिखा दिया। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग। आप इसका डायग्राम एग्जाम में जरूर बना के आइएगा अगर आपके आ गया एग्जाम में तो। अब क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि हम अपने रिक्वायर के हिसाब से, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायर है उसको हम रिक्वेस्ट करके उस चीज़ को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। दूसरा ये है कि हम जो है एक साथ जो है मल्टीपल लोगों के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं विद इन द इंटरनेट। ठीक है। ये देखो इसमें क्या होता है कि एक सर्वर जो होता है ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों को लिंक अप कर देता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को लिंक अप कर देता है, तो इसकी भी हमें यहाँ पे एडवांटेज मिलती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है। कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक अगर आएगा तो इसमें क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में आपको जो भी चीज़ें दिखती है, जो एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, वो सब आपको लिख देना है, 4 से 5 पॉइंट में बना के डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा उसको आपको डिफाइन कर देना है, तो इससे आपको हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जावा प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू जावा। अब यूनिट 1 में ही जावा का भी इंट्रोडक्शन आ गया है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें उप्स का कंसेप्ट होता है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में जावा पढ़े होंगे तो आप वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे कि जावा का उप्स क्या होता है, इसमें इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म क्या है, जावा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब हम लोग कोड लिख लिए एक सिस्टम में, उस कोड को जो है हम किसी भी सिस्टम में उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। केवल हमें वहाँ पे एक जेवीएम को होना चाहिए, यानी जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए, तो हम इसको कहीं भी इस जावा कोड को रन कर सकते हैं, यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। जावा कोड दैट रन्स वन प्लेटफॉर्म डज नॉट नीड टू बी रिकम्पाइल। देखो अगर जावा के कोड को मैंने अपने जैसे अपने मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने जावा के कोड को रन कर दिया, कंपाइल कर दिया, तो फिर उस कोड को, फिर वही कोड को दूसरे हमें लैपटॉप में कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कंपाइल फाइल को ही हम यूज कर पाएंगे। ठीक है। अब जावा एप्लीकेशन का क्या टाइप होता है, तो देखो हम लोग इससे वेब एप्लीकेशन बनाते हैं,
स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन मतलब डेस्कटॉप ऐप बनाते हैं या विंडोज बेस्ड ऐप बनाते हैं। और इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन बनाने के लिए भी जावा का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जावा का यूज़ करके अपना अपना एप्लीकेशन बनाती है। जावा बूट, स्प्रिंग बूट आप पढ़े होंगे, उसको यूज़ करके। और इससे मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया जाता है जावा का यूज़ करके। तो ये सब जावा का हमारा क्या है, टाइप्स है कि जावा का कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। क्या फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि उप्स का कंसेप्ट होता है, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें इसमें होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब इस कोड को अगर हम कंपाइल कर दिए तो दोबारा से मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे इसके रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल होता है, सिक्योर होता है, पोर्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड को हम इसमें लिख सकते हैं। और मल्टी थ्रेडेड होता है। मल्टी थ्रेडेड मतलब मतलब कनकरेंटली, मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं बिना किसी वो डेडलॉक के। डेडलॉक मतलब, डेडलॉक आप डीबीएमएस में पढ़े होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब हाँ, एक कोड हमने लिख दिया, उस कोड को कहीं भी रन कर सकते हैं। तो ये हमारा 8 जो है जावा का क्या हो गया, फीचर हो गया, ठीक। आप समझते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स जावा में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर इक्वल टू मतलब हम किसी की वैल्यू को चेक करते हैं, क्या एक्स जो है हमारा 5 के बराबर है। और हमारा हो गया एक हो गया हमारा इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस। तो अगर हमें एक्स में प्लस करना है तो हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस इक्वल टू 3, तो एक्स में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीजन होता है, मॉड्यूलो होता है, एंड होता है, नॉट होता है, ठीक, और होता है, ठीक। लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, और ग्रेटर दैन इक्वल, ये सब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसके बाद एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। देखो गाइस, मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जावा में इसको पढ़े हैं, ज़्यादा आपको इसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार देख लीजिए आंखों से एक बार, और एक बार पढ़ लीजिए, काम खत्म। इसको दोबारा मत देखिए, सीधा वहीं पे लिखिए, क्योंकि आप जावा पढ़ चुके हैं भैया, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एंड और नॉट, बस। बीट वाइज ऑपरेटर भी पढ़े हैं। बीट वाइज ऑपरेटर थोड़ा सा हार्ड है, कोई बात नहीं है। बीट वाइज को नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि बीट वाइज ऑपरेटर का ये बता दीजिएगा, एंड और ये और ये नॉट, ये सब एक्सओर, ठीक, ये सब आप वहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। आप डेटा टाइप समझते हैं कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होता है। तो देखो, डेटा टाइप हमारा 2 प्रकार का होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव 2 प्रकार का होता है, एक तो बूलियन होता है, एक न्यूमेरिक होता है। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, जिसमें ट्रू फॉल्स आते हैं। और न्यूमेरिक में क्या होता है, न्यूमेरिक भी 2 टाइप का होता है, एक कैरेक्टर होता है और एक इंटीजर। कैरेक्टर में जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक। और इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर में बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है, ये सब हमारा इंटीजर टाइप में आता है। और इंटीजर का जो दूसरा पार्ट है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में भी 2 चीज़ आता है, एक फ्लोट, एक डबल। फ्लोट मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद केवल सिंगल वैल्यू रहेगी तो उसे फ्लोट बोलेंगे। और डबल मतलब पॉइंट के बाद अगर डबल वैल्यू है, जैसे कि 0.01, 2 वैल्यू आ गया है, 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसको डबल में हम यूज़ करें, ठीक है। और हमारा नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, ग्राफ आता है, ट्री आता है, ये सब चीज़ें हमारे क्या आती हैं, नॉन प्रिमिटिव में, ठीक। अब एक लाइन में अगर तुम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस समझना चाहते हो तो जो जो मतलब प्री डिफाइंड है पहले से जावा में, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। उसको हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में जो है हम प्रिमिटिव के हेल्प से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग पढ़ लिए हैं, बस आपको याद हो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं इस पर पास नहीं करूँगा, जल्दी ही ख़त्म कर डालूँगा इसको, ठीक है। यूनिट 2 का थोड़ा सा ज़्यादा हमको जो फोकस करना है, यूनिट 4 5 पर फोकस करना है। 1 2 3 तो हलवा है भैया, आप लोगों को आता है, 3rd ईयर में चले गए, ठीक है। अब ये डेटा टाइप जो आपने पढ़ा है, इसका डिफ़ॉल्ट में क्या क्या साइज होता है आप लोग देख लीजिएगा, आपको याद भी होगा, ठीक है। अब आई बात जावा वेरिएबल्स, नाम तो ऐसे खतरनाक है जो कि आप लोग सुन के डर जाएंगे, लेकिन कोई
आपको भी पता है कितना आसान टॉपिक है, ठीक है। तो वेरिएबल्स किस लिए यूज किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी ये कंटेनर के रूप में काम करता है, ठीक है। इसका बहुत सारा टाइप होता है, जैसे स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, बूलियन होता है। और इसका क्या बोलते हैं, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, सिंटैक्स क्या होता है? तो पहले हम टाइप लिखते हैं और जो भी वेरिएबल का हम नाम देना चाहते हैं वो लिखते हैं, फिर उसमें क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल बनाना है तो क्या करूँगा, इंट a इक्वल टू 2, मतलब क्या, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसका वेरिएबल का नाम a और उसमें वैल्यू क्या होगा, कुछ भी वैल्यू 4 5 कुछ भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जावा के जो हमारे वेरिएबल्स है उसको डिक्लेयर करते हैं। इसमें भी बहुत सारे रूल होते हैं कि क्यों ऐसा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमारा जावा का अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका नाम जो है, नाम उसका मैटर करता है हम कैसे उसको रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं, ठीक। अब फाइनल वेरिएबल क्या होता है? फाइनल वेरिएबल ये होता है, मान लो कि हमने एक वैल्यू है जो प्रोग्राम में चाहते हैं कि हर जगह उसका वैल्यू वही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? अगर हमें किसी सर्कल का वो निकालना होगा, रेडियस, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, अगर सर्कल का हमें एरिया निकालना होगा और रेडियस दिया हुआ है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें एक पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो हम उस पाई की वैल्यू को फाइनल कर देंगे कि पाई की वैल्यू वही हो सकती है, आप उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे किया जाता है? तो वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ किया जाता है। प्रिंट एल से आप मेथड का यूज करके आप वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे यार जावा में, इतना तो सिंपल आता ही होगा आप लोगों को। अब इसमें टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वीडियो लेंथ बड़ा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इसको 1.5 पे देखिए, क्योंकि भैया देखो टाइम पास करने से होगा नहीं, एग्जाम तो है, इसी में आपको CUI भी पढ़ना होगा, डेटा एनालिसिस भी पढ़ना होगा, क्योंकि उधर एक एक दिन का टाइम है, थोड़ा आप उसको भी देखना चाहेंगे। तो भैया आप इधर टाइम पास मत करिए ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा आप लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अब एडवांटेज क्या होगा इसका, कोड इसका ऑप्टिमाइज होगा, रैंडम एक्सेस हो जाएगा, ठीक। डिसएडवांटेज ये होता है पता है, इसकी साइज़ की लिमिट होती है, ठीक है। अब हमारे एरे का क्या क्या टाइप्स होता है, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन मतलब लिनियरली जो होता है उसको सिंगल डायमेंशन करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल मतलब 2D 3D, ये सब मल्टी डायमेंशनल हो गया, जो आप पढ़ के आएंगे भैया, मैं इधर बताने वाला आपको नहीं हूँ। अब मेथड क्या होता है, क्लास क्या होता है? मेथड मतलब फंक्शन, जावा में आप लोग फंक्शन बनाए होंगे, 2 नंबर को जोड़ने का फंक्शन। और क्लास क्या हो गया, क्लास हम लोग जैसे बनाते थे, एक स्टूडेंट का क्लास बनाते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। सेकेंड ईयर में आप लोग को पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो वो क्लास होता है, जो भी चीज़ें क्लास में लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज होता है, एंटिटी मतलब रियल ऑफ वर्ड, पेन कॉलम कॉपी जो भी है, जो भी आपको दिख रहा है रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटी दिख रही है वो सब ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर दें और उसको इनकैप्सुलेट कर दें तो क्लास बन जाती है। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे मिल के ही क्लास बनाते हैं, सिंगल अगर बच्चा एक क्लास में बैठे तो वो क्लास थोड़ी होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तब जाके वो एक क्लास बनता है, जिसको सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी या IT CSE इसे इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स इन जावा, जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो एंटिटी होता है ना उसका है, हम लोग जो रियल वर्ल्ड में एंटिटी होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंटिटी मतलब व्हाट, आपके सामने अभी जो भी चीज़ दिख रही है, पेन कॉलम कॉपी बोतल लैपटॉप, सब चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लासेस इन जावा, यहाँ पे देखो एक क्लास बनाया गया है डॉग का, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन किए हैं, स्ट्रिंग ब्रेड मतलब ब्रेड खाता है, इसका एज क्या है, कलर क्या है, भोगता है, इसका हमने एक फंक्शन बना दिया, खाता भी है सोता भी है, इस सब का हमको फंक्शन बना दिया। तो इस तरह से क्लास को बनाया जाता है, ठीक है। अब क्लास भी बनाने का 2 तरीका होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किसी दूसरे क्लास के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी हम एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यही होता है
ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब किसी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिए तो उसको और कहीं से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और वो वेरिएबल क्या होता है, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। उसको कहीं हम डिफाइन कर दिया और किसी भी क्लास में उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू 3.14, अगर किसी ब्रिथ का कुछ भी निकालना हो हमें तो हर जगह हमें पाई की वैल्यू लगेगी। तो हमने पाई को हमने ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ भी भैया पाई की वैल्यू आए इसी को तुम यूज करो, ख़त्म। ठीक। आप समझते हैं इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, पूर्वजों से लेना सामान। कहने का मतलब अगर आपके जो पिताजी होंगे उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी सब चीज़ें होंगी वो किसको मिलेंगी, आपको मिलेंगी, आप उसको इनहेरिट करेंगे। तो अगर मान लो कि एक क्लास है और उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी कोई दूसरी क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो उसको बोलते हैं इनहेरिट कर रहा है। उसकी सारी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब इसका एक एग्जांपल ये होगा कि हमने एक शेप नाम का बना दिया क्लास और उसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक रेक्टेंगल, एक सर्कल। तो रेक्टेंगल और सर्कल कैसे बनेगा, शेप से ही तो बनेगा, लंबाई चौड़ाई इसमें भी होगा। लेकिन समझ गए, इनहेरिटेंस यही होता है। टर्म्स यूज इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या टर्म्स यूज होता है, एक क्लास, एक सब क्लास, सुपर क्लास भी होता है। सुपर क्लास मतलब क्या होता है, एक क्लास है जो वो सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है अपने ऊपर वाले क्लास की, तो उस क्लास के लिए जो ऊपर वाला क्लास होगा वो सुपर क्लास हो जाएगा। ठीक, या पेरेंट भी हो जाएगा। रीयूजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हमने एक क्लास बना दिया शेप, अब उस शेप की क्लास को हम कहीं भी एक्सेस करेंगे, रेक्टेंगल में करेंगे, ट्रायंगल में करेंगे, सर्कल में करेंगे, कहीं भी कर लेंगे, तो वो हमारा क्लास क्या हो जाएगा, रीयूजिबिलिटी हो गया। ठीक। अब जावा का सिंटैक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का, तो हमने क्या लिख दिया, क्लास बना दिया, क्लास उसका कुछ भी नाम दे दो और उसको एक और क्लास में क्या करवा दो, एक्सटेंड करवा दो। एक्सटेंड करवाने के लिए क्या लिखते हैं, क्लास का नेम और एक्सटेंड, यहाँ पे लिखा होगा एक्सटेंड, फिर उस सुपर क्लास जो भी नाम है उसका नाम डाल दो, तो वो सुपर क्लास से सारी प्रॉपर्टी इस क्लास में आ जाएगी एक्सटेंड के माध्यम से, काम खत्म। और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको करनी है वहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये होता है और कुछ नहीं। देखो मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं भैया, लोग थर्ड ईयर में है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब जावा इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखो कि मैंने एक एम्प्लॉय का बनाया, उसका सैलरी बना दिया, ठीक, क्लास बना दिया। अब इस क्लास को ये जो प्रोग्रामर है एक बोनस लिस्ट इसमें ऐड करना चाहता है, एक्सटेंड करेगा, उसमें बोनस लिस्ट को ऐड कर देगा, खत्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे सैलरी मिलेगा, हो सकता है कि किसी मंथ में आपको बोनस मिले, तो उस मंथ में आपकी सैलरी में वो बोनस ऐड होना चाहिए ना। तो मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसको इनहेरिट करूंगा, मतलब आपकी क्लास को इनहेरिट करके उसमें आपकी सैलरी में बोनस अमाउंट को ऐड कर दूंगा, ख़त्म। प्रोग्रामर हम जो प्रोग्राम आप लोग प्रोग्रामर हैं, आप वहीं तो करेंगे, काम ख़त्म। अब इनहेरिटेंस भी बहुत प्रकार का होता है यार, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस। मान लो कि हम किसी एक क्लास से एक क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको सिंगल बोलेंगे। अब मान लो एक ऐसा होता है कि मैं उसका एक्सेस किया, वो उसका एक्सेस कर लिया। कहने का मतलब कि आप अपने पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी है आपने लिया और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो कौन लेगा, आपके जो सन होंगे, आपके बेटे जो होंगे वो लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। एक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल। और हायरार्किकल में ये होता है कि मान लीजिए आपके पिताजी के दो लड़के हैं, एक आप हैं, एक आपका भाई है, तो वो प्रॉपर्टी जो है कितने लोगों में डिफाइंड होगा, दो लोगों में डिवाइड होगा, खत्म। इसको बोलते हैं हायरार्किकल में होगा। एक क्या हो गया कि मान लो एक चाचा है, एक पापा है, और न चाचा का लड़का है, केवल आप हैं, पापा के अपने लड़के। तो आप चाचा वाले भी प्रॉपर्टी लेंगे और पापा वाले भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको मल्टीपल बोल दिए। ठीक, ऐसे ही आपका हो जाएगा। जैसे कि आपके पिताजी हैं तो पिताजी के दो भाई हो गए, आप दोनों भाइयों में से केवल आपका ही बेटा हुआ, तो आप दोनों भाइयों की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी कौन लेगा, सिंगल आपका बेटा लेगा। तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। पैकेज क्या होता है, पैकेज दो प्रकार का होता है। पहले पैकेज समझ लेते हैं क्या है। पैकेज ये होता है जिसमें कुछ इनबिल्ट कोड होती हैं, जिसको सीधा यूज करो और उसका यूज करो। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी से इनपुट कराते हैं जावा में, अब ये उन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना जो अगर सेकेंड ईयर में जावा को पढ़े नहीं हो, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो याद आ जाएगा उन लोगों को भी, क्योंकि इतना बेसिक में बोल रहा हूँ कि बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कोई इनपुट लेना होता था यूजर से जावा में, तो हम एक पब्लिक स्कैनर क्लास को क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे स्कैनर क्लास को। वो स्कैनर क्लास में कुछ कोड लिखे होते थे,
जो क्या अलाउ करते थे कि हम जो है इनपुट यूजर से ले सके। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना हो तो उसका कोड बहुत बड़ा होता है जावा में, लेकिन हम जब पैकेज यूज कर लेते हैं स्कैनर क्लास को, तो वो हमें वो सारे कोड को दे देता है, सिंपल उसका स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराते हैं और यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो है पैकेज दो टाइप का होता है, एक इनबिल्ट होता है, एक हम बनाते हैं। इनबिल्ट मतलब हो गया मैथ क्लास ले लिए, या मैथ ले लिए, या स्कैनर ले लिए, ये सब चीज़ों को यूज करते हैं। और एक हम बनाएंगे मतलब क्या, मान लो कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि उसमें हमने एक पैकेज में कोड लिख दिया कि मान लो कि दो नंबर को जोड़ना हो, उसके लिए मैंने एक जावा का कोड लिख दिया। मेरे अगर तुमको वो चीज़ करना हो तो तुम मेरे क्लास को इंपोर्ट करा लोगे, मेरे कोड को अपने में इंपोर्ट करा लोगे और सिंपल फंक्शन को कॉल करोगे और तुम्हारा जोड़ के दे देगा, तुम्हें वो सारी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हो जाएगा यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, तो पैकेज में ये होता है। एडवांटेज क्या होता है इसमें, इसमें एडवांटेज ये होता है कि बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है हम लोगों को, कोड बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हमें ये क्या करता है, हमें कोड में एरर ना आए इस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है। अगर मान लो हमने दो नंबर को ऐड करने का एक जगह सही प्रोग्राम लिख दिया, अच्छे से हो रहा है रन, तो अभी हम हर जगह अगर लिखेंगे तो वहाँ पे गलती तो नहीं होगी अब। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब देखो जावा में क्या होता है, जावा में बहुत सारी पैकेजेस होती हैं, ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रिंग क्लास, ये बटन क्लास, ये सब चीज़ें है, आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पैकेज आएगा, पैकेज का डिफिनीशन दीजिए और दो टाइप्स बताइए। कहने का मतलब दो टाइप से होता है कि एक इनबिल्ट, एक यूजर डिफाइंड। ठीक, यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट का एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, काम खत्म हो गया, बस एग्जाम से छोड़ के वापस आ जाइए, हो गया। बाकी आप कोड पढ़ लीजिएगा। देखिए यूजर डिफाइंड इनबिल्ट लिख दिया है। अब इंटरफेस क्या होता है भैया, इंटरफेस को समझना जरूरी है। इनहेरिटेंस में जो है क्लास को हम लोग एक्सटेंड करते थे, इंटरफेस में क्या करता है, क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सिमिलर होता है। ठीक है, ये जो है इनहेरिटेंस जो पढ़े थे ना, उससे होता है। ये क्या करता है, रेफरेंस देता है, रेफरेंस टाइप है। ठीक है, कि मान लो तुमको कोई चीज़ बनानी है, एक कार बनाना है। ठीक, तो हमने एक कार का मॉडल बना लिया, उस कार का मॉडल से हम चाहे जितनी कार बनाते, उसको बस उस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ब्लूप्रिंट मैंने कार का बना दिया कोड लिख के, अब बस उसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हमने इंटरफेस बना दिया है कार का कि ऐसा कार हमारा बनेगी। अब उसे चाहे जिस रंग का कार बनाना हो, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना हो करते रहो, क्योंकि कार में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे उसका हैंडल रहेगा, ब्रेक रहेंगी, उसमें जो चार चक्के रहेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें, बाकी उस ऊपर वाला डिज़ाइन आप खुद से बदलते रहेंगे इम्प्लीमेंट कर करके नए क्लास में। तो ये सब चीज़ें होता है इंटरफेस में। बाकी ये थ्योरी है जो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ नहीं होता है, ये होता है कि मान लो कि आपने प्रोग्राम लिख दिया है, सिंटैक्स एरर नहीं है लेकिन लॉजिक एरर है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा है, यूजर ने नंबर दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दिया, एक इंटीजर दे दिया, तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए होना चाहिए ना कि स्ट्रिंग इज नॉट अलाउ। क्यों, तो अब देखो ये जो है एक्सेप्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इनबिल्ट, एक होता है आप बनाते हैं एक्सेप्शन। आप लिखते हैं एक्सेप्शन कि आपको दो नंबर को ऐड करना है तो केवल इंटीजर ही लेंगे, ये कौन लिखेगा, आप लिखेंगे। लेकिन अगर एरे है और एरे की साइज 5 है, आपने ऐसा ऑपरेशन लिखा है जो 6 तक जा रहा है, तो वो तो एक ऐसा एक्सेप्शन आ गया जो इनबिल्ट है, जावा में डिफाइन है। जो एरे के साइज से अगर आप ज़्यादा कराएंगे तो ऑटोमेटिक एरर दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। इसको एडवांटेज ये होता है इसको कि अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल कर दे तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। समझ रहे हो, एरर आएगा नहीं, एरर को अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, यूज़र को भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का एडवांटेज होता है। अब दो प्रकार का एक्सेप्शन होता है, एक चेक्ड होता है, एक अनचेक्ड होता है और एक एरर होता है। चेक्ड में क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, अनचेक में बिना चेक किए गए हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आगे बढ़ चलो। एरर में अगर एक्सेप्शन आ गया, हम उस चीज़ को नहीं करवा पा रहे हैं, एरर शो करवा देंगे, काम खत्म। ठीक, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एरर। इसके बाद मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग हो भैया, मल्टी थ्रेडेड सब जावा चल रहा है भैया, यूनिट 2 चल रहा है वहीं जावा का। ठीक है, टाइम पास हो रहा है आप लोगों का भी, मुझे पता चल रहा है।
इसलिए मैं कहा हूँ ना 1.5 पे आप लोग प्ले कर लीजिए, क्योंकि भैया देखो इसमें टाइम पास होगा, ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ के आया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे चीज़ करवा रहे हैं हम लोग, और उसमें हमें ये देखना है कि डेडलॉक ना आए, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। ठीक, अगर मल्टी थ्रेडेड आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में तो जानते होंगे, वहाँ पे कुछ स्टेट होते हैं 5। पहले हमें एक प्रोसेस को क्रिएट करना होता है, फिर इसको रेडी स्टेट में डालना होता है, फिर रेडी से रनिंग में जाता है, रनिंग से फिर वो एग्जीक्यूट होता है और टर्मिनेट हो जाता है। अगर रेडी स्टेट में गया, पहले से कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसको वेट कराना होगा। ये क्या हो गया, मल्टी थ्रेडेड हो गया। यहाँ पे काम जो हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग में हो रहा है। ठीक है, कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक जो है वेटिंग में चला गया, वेटिंग स्टेट में, वहाँ पे वेट करेगा जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाएगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सब मल्टी थ्रेडेड है, इसका लाइफ साइकिल होता है। देखिए हमने जो बनाया है, एक प्रोग्राम क्रिएट होगा, फिर उसका क्या होगा, रनेबल में जाएगा, रनेबल से रनिंग में जाएगा, रनिंग से अगर रनिंग में जो है हमारा अगर कोई प्रोग्राम है चल रहा होगा तो क्या होगा, वो वेटिंग में आ जाएगा। अगर नहीं चल रहा होगा, अगर वेटिंग में इनफाइनाइट टाइम के लिए आ गया तो क्या होगा, डेड स्टेट में डाल देंगे उसको। अगर हो गया तो रन हो गया तो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन करके डेड स्टेट में यानी टर्मिनेटेड स्टेट में डाल, यानी ये हमारा प्रोसेस हो गया है। तो ये डायग्राम आपको बना देना। ठीक है, आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप में ग्रुप का लिंक दे दूँगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है लिंक जो है क्या बोलते हैं इसको, हम दे देंगे आपको। ठीक है, आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। टेंशन ना लीजिएगा नोट्स को लेके। ठीक है, वैसे भी नोट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आधा तो जावा है और आपको HTML आता ही है, ऊपर पढ़े हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, संतुष्टि के लिए देखना पड़ता है। अब इसमें जो भी प्रोसेस हमने बताया था कि न्यू में एक नया क्या बोलते हैं प्रोसेस क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद वो रनेबल में जाएगा, रनेबल में वो देखेगा कि अगर कोई प्रोग्राम रनिंग में चल रहा है तो रनेबल में ही रहेगा। ठीक, रनिंग में जैसे जाएगा वो रन में चला जाएगा, और रन में अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो वेटिंग में आ जाएगा। अगर वो प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट कर रहा है तो डेड स्टेट में चला जाएगा, और नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होके बाहर निकल जाएगा, काम खत्म हो गया। बस इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, तो ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। आयो पैकेज क्या होता है, अरे भैया ये तो और भी आसान है। ठीक है, इनपुट आउटपुट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ इनपुट आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस की कैसे इनपुट लिया जाता है कैसे। तो इसमें स्ट्रीम जावा हम लोग पढ़े थे, वर्सेस इनपुट स्ट्रीम पढ़े थे। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। देखो इधर टाइम पास करने के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब सेकेंड ईयर की चीज़ में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, तो इसको जावा एप्लेट हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब हमको लग रहा है कि ये वीडियो 37 मिनट का हो गया है, तो बाकी आप लोग एप्लेट वगैरह देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग, मान लो मल्टीपल इवेंट हो रहा है एक साथ, उसमें से किसी को हैंडल करना है तो कौन कौन सा टेक्निक लगा के हैंडल करेंगे इवेंट। मान लो कि एक सम का भी इवेंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो रहा है, डिवीजन का भी इवेंट हो रहा है, तो भैया सबको मैनेज करना पड़ेगा ना। तो वहीं इवेंट हैंडलिंग होंगे, कैसे कैसे क्या स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इवेंट हैंडलिंग हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ते थे। ठीक है, और जावा में भी होता है। जावा इवेंट हैंडलिंग का कोड होता है कि पहले क्लास के अंदर और अदर क्लास के बाहर, एनोनिमस क्लास के बाहर, ये भी चीज़ें करते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग में ये होता है कि एक स्ट्रिंग दिया है, उसको तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना, कोड़ना, सब ये सब क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग। कॉन्कैटिनेशन भी करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो जो भी है ये सब स्ट्रिंग आता है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इंट्रोड्यूस टू AWS अब्स्ट्रक्शन विंडो टूल किट क्या होता है भैया, ये देखो एक API होता है जो डेवलप किया जाता है GUI और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में। जो हमारा AW2 है एक API है, जिसको जो है हम GUI या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, जावा का एक कंपोनेंट है और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। दैट इज कंपोनेंट्स आर डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम में किस तरह का व्यू दिखेगा उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये API होता है, इसको API से बनाते हैं। बस इसका ये डायग्राम है कि क्या होगा, बहुत सारे बटन होंगे, लेबल होंगे, चेकबॉक्स होंगे, चॉइस होंगे, लिस्ट होंगे, कंटेनर होंगे। उन सब से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, इसके बाद ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं,
हमारे पास फ्रेम होगा, डायलॉग बॉक्स होगा, एपलेट होगा। एपलेट एपलेट जो है पैनल से कनेक्ट रहेगा, और फ्रेम और डायलॉग बॉक्स जो है हमारे विंडो से कनेक्ट रहेंगे। ये दोनों कहाँ कनेक्ट रहेंगे? कंटेनर से। कंटेनर में क्या क्या चीज़ें होंगी? लिस्ट, चॉइस वाला बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, लेबल होगा, बटन होगा। ये सारा चीज़ें कंपोनेंट से, और कंपोनेंट किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। तो ये जो है हमारा AWT है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। आपको जहाँ तक है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो तो यूट्यूब पे है ही, तो छोटा वीडियो ही बनाया जाए यार, ठीक। तो अब क्या है हमारा यहाँ पे, कंटेनर क्या होता है, विंडो क्या होता है, पैनल क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। AWT को कंट्रोल कैसे किया जाता है, UI एलिमेंट बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं, कैसे चीज़ें काम करेंगी, वही डायग्राम यहाँ पे अच्छे से बना दिया गया है। तो आप डायग्राम देख के जाइएगा एक बार जरूर, ठीक है। कंट्रोल एंड डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको चीज़ों को देखना है। लेबल क्या होता है, बटन, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स, ग्रुप, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ये HTML सब है। चॉइस क्या होता है, कैनवास क्या होता है, इमेज क्या होता है। कैनवास मतलब समझते हैं क्या होता है, कि एक आपका वाइट डिस्प्ले है, उस पर लिख रहे हैं, दिखाऊं, यह है कैनवास, इसको बोलते हैं कैनवास। लिख रहे हैं ना, ये कैनवा है, ठीक। अब लेआउट को मैनेज करने के लिए लेआउट मैनेजर यूज होता है, जिसमें बहुत सारे लेआउट होते हैं। बॉर्डर के लिए, फ्लो लेआउट के लिए, ग्रिड के लिए, कार्ड के लिए, बैक के लिए, बॉक्स के लिए, ग्रुप के लिए, स्क्रॉल के लिए, स्प्रिंग लेआउट के लिए, बहुत सारा लेआउट होता है। लेआउट को मैनेज करते हैं कैसे, बॉर्डर लेआउट को कैसे मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आएगा। देखो मेन बात मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इस यूनिट को पढ़ लीजिएगा केवल एक बार, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा HTML है और जावा है। जावा में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्सेप्शन क्या होता है, जावा क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़े हैं, जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम पास मत करिए, एक बार देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिएगा बस, आपको नोट्स मिल जाएगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। बस आप लोग ग्रुप में मैसेज करिए, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आगे जो है हम लोग धमाल मचा देंगे। जितने भी चैनल हैं सबको बंद कराने के चक्कर में है। हम सोच रहे हैं यार टाइम पास ना किया जाए बच्चों के साथ, मतलब मैं 2 घंटा की वीडियो बना के क्या ही करूँगा इस पर, बताओ। थ्योरेटिकल है नॉलेज, या थ्योरेटिकल जैसा ले लिया जाए, काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से बनाओ, मान लो कि मैंने 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो बना दिया, तो उससे क्या होगा, वो उससे तो मेरा फ़ायदा होगा ना, आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको तो टाइम पास होगा एग्जाम में। तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। बाकी मैं बकवास नहीं करूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में कर दीजिए, कॉलेज में कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, ताकि सबको पता चले यार कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, ठीक। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्ट फॉर DBMS। और इसको भी सपोर्ट दिलाइए, 1000 सब्सक्राइबर कराइए। बाकी हम लोग और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से मतलब कहने का ये मतलब है ना, कि थ्योरी पार्ट को थ्योरी के जैसा ही मैं रखना चाहता हूँ। अगर इसका आप कोड करेंगे ना तो मुझे मज़ा आएगा। कोडिंग में मैं बता सकता हूँ, 4-4 घंटा 5-5 घंटा बता सकता हूँ, लेकिन यार ये सब थ्योरेटिकल क्या ही होगा। मान लो तुम WT का एग्ज़ाम दे के आए, अगले दिन मैं तुमसे पूछा, नहीं बताओगे, कहोगे भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंजीनियर हैं, याद करते हैं एक ही दिन के लिए। वन नाइट फाइटर, आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो एक दिन पहले देख रहे होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को वीडियो जो भी होता है चीज़ें वो चीज़ कर दीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। मैं आप लोगों से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी करना। जय हिंद दोस्तों।